चलिए भाई साहब, क्लास 10 चैप्टर। अच्छा एक चीज़ बता दें, देखो मैं खैर चैप्टर 2 तो हम लोग पढ़ ही लिए हैं, इन्हें बता ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्ट क्लास 10 का आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, 1 महीने बाद वीडियो बनना है। सीधे चैप्टर 3 से स्टार्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 1 और 2 तो हम लोग पढ़ चुके लगभग है। फर्स्ट चैप्टर जो है वो थोड़ा सा थ्योरी वाला है, तो हर टीचर ये कोशिश करता है कि 10th क्लास में जब बच्चा आता है 9th क्लास से बोर्ड में, तो दिमाग में क्या रहता है कि भैया यार 10th है, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, हार्डवर्क करेंगे, बोर्ड है, और पहला ही चैप्टर में थ्योरी पार्ट आ जाए, रट्टा मारे उसमें तुम, तो मज़ा सा नहीं आता है, ऐसे लगता है मैथ बहुत ही फिर बोरिंग है। तो इसलिए चैप्टर 2 या चैप्टर 3 से स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ होता है, पूरे क्लास 10th का मैंने फर्स्ट चैप्टर से लेके पहले 15 चैप्टर थे, सारे के एक एक एग्जाम्पल का ही वीडियो अपलोड करके, मतलब पूरा सिलेबस का वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। दोबारा से इसलिए बनाने पड़ रहे हैं, बताओ क्यों बनाने पड़ रहे हैं अंकुश? क्योंकि नया सिलेबस नहीं रिड्यूस हो गया है, एक्सरसाइज कम हो गई हैं, ठीक है, कुछ टॉपिक्स ऐड किए हैं, कुछ माइनस किए, तो अब नया सिलेबस आया, तो ये फिर मुझे 9th 10th 11th 12th हर किसी को दोबारा से बनाना पड़ रहा है। तो दोबारा से बना रहे, अब क्या करें, यही चैलेंजेस हैं लाइफ में। अच्छा दूसरी चीज़, सिलेबस रिड्यूस होगा तो पेपर का लेवल थोड़ा बहुत अप हो जाएगा, ठीक है। पहले तो एनसीईआरटी कर लेंगे अच्छे से, इस बार एक और चीज़ ऐड करूँगा, कहता मैं हर बार कर नहीं पाता, इस बार कोशिश करेंगे, क्या एग्जाम्पलर को भी लेकर चलेंगे। एग्जाम्पलर की वीडियो यूट्यूब पे है नहीं, प्रॉपर नहीं है कि 10th के या 12th 11th के कि एक एक एक्सरसाइज का वीडियो बनाएगा। हम लोग कोशिश करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी कहती है कि सीबीएसई एनसीईआरटी एक्सरसाइज टेक्स्ट बुक और एग्जाम्पल हम लोग करेंगे, तो ठीक है, उससे बोर्ड के लिए बढ़िया है। तो चलो जल्दी से आ जाते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। चलिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अगर मैं पेयर शब्द को हटा दूं, लाइफ में कितनी मौज है, सिंगल रहो कितने बढ़िया हो है। पेयर शब्द आते ही समस्याएं हैं, तो पेयर अगर हटा दे तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्लास 9 चैप्टर 4 पूरा पढ़ के आए हैं। वहाँ पे सिंगल थे आप लोग, अब यहाँ मिंगल हो रहे हैं आके, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे एक पेयर और आ जाएगा। देखो जब तो लाइफ में आप सिंगल रहते हैं, लाइफ कितनी मज़ेदार होती है, दूसरे आते ही कॉम्प्लिकेटेड बन जाती ना, सेम यहाँ पर है। 9th क्लास का जो था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बड़ा सिंपल था, बहुत बढ़िया था, यहाँ क्या कि इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है, इसीलिए क्लास 10th में कर दे, क्योंकि भैया बन गया पेयर। तो यहाँ पे वाला जो स्लोगन बोलते हैं हम लोग नॉर्मली, एन्जॉय द लाइफ विदाउट वाइफ, वो ख़त्म हो गया यहाँ पे तो भैया एन्जॉय द लाइफ, जो भी कुछ है, मरो या जियो विद वाइफ, तो उसको देखेंगे मैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, मैं देखो इस पूरे चैप्टर को मैं पीछे स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आपको समझाते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल क्या होता है, जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, जितने भी अल्फ़ाबेट हैं XY Z ABC, ये सब हमारे क्या वेरिएबल्स हैं। 2 का मतलब दो वेरिएबल का यूज़ होगा इसमें। कहने का मीनिंग क्या है, जैसे ही मैंने कहा कि 2 वेरिएबल का यूज़ होगा, मतलब 2 अननोन वैल्यू होंगी जिसको हमको फाइंड करना होगा। 2 क्या होंगी भैया? अननोन वैल्यू होंगी। जैसे बोल दिया जाएगा कि 2 दोस्त हैं, दोनों के पास मिला के 40 रुपये हैं, एक के पास दूसरे से 15 रुपये ज़्यादा हैं, तो दोस्त कौन हो गए? 2। तो बताओ उन दोनों के पास कितने रुपये हैं? जो भी बात होगी 2 की बात होगी, यहाँ पे सिंगल का कोई मैटर नहीं। क्लियर है सर? अच्छा अब आ जाओ लीनियर इक्वेशन। लीनियर का मीनिंग क्या होता है? लीनियर का मीनिंग होता है जो 2 ये वेरिएबल का आप यूज़ करेंगे ना, उनकी जो पावर है वो 1 होनी चाहिए। उनकी जो पावर है वो क्या होनी चाहिए? 1। मतलब जो आप 2 वेरिएबल का यूज़ करेंगे ना, उनकी जो पावर है वो क्या होनी चाहिए? 1। अगर पावर 2 होगी तो वो क्वाड्रेटिक बन जाएगा, पावर 3 होगी तो क्या बन जाएगा? वो क्यूबिक बन जाएगा, पावर 4 होगी तो बाई क्वाड्रेटिक बन जाएगा। तो यहाँ पर हम जितने भी इक्वेशंस पढ़ेंगे उनमें वेरिएबल्स की पावर 1 होगी। क्या मैं समझा पा रहा हूँ? वेरिएबल्स की पावर, ठीक है। और इक्वेशन तो हम लोग समझते हैं, जैसे सपोज ये है x + y + 4, x की पावर क्या है? 1, y की पावर क्या है? 1। तो ये लीनियर है लेकिन पॉलिनोमियल। जैसे ही इक्वल टू में कुछ भी लिख दिया, सपोज 1 0 4 कुछ भी लिख दिया, तो अब ये बन गया लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन का मीनिंग होता है जिसमें LHS RHS दोनों होते हैं। क्या? चमका। अगर इसको हटा दिया तो अभी भी लीनियर है बट पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल एक और नाम होता है फंक्शन, जो हायर क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे 11 12 में। अच्छा अब आ जाओ पेयर। पेयर का मतलब 2। तो इस पूरे चैप्टर में हम लोग लीनियर इक्वेशन ही पढ़ेंगे, लीनियर इक्वेशन ही पढ़ेंगे, लेकिन 2 क्या होंगी? 2। अच्छा अब एक बात सुनो,
जब दो वेरिएबल वाली कोई भी लीनियर इक्वेशन है, फॉर एग्जांपल आपको मैं बता देता हूँ, नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ये अगर किसी ने आपको ये दे दिया, फिर बोला x और y की वैल्यू फाइंड करो, अननोन वैल्यू कितनी है 2, x और y जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो इक्वेशन भी 2 होनी चाहिए। अननोन वैल्यू अगर 2 है, अननोन का मीनिंग होता है जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है, अगर वो 2 है तो इक्वेशन भी 2 होनी चाहिए, बट यहाँ तो एक ही इक्वेशन है। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0, एक्स माइनस वाई प्लस 4z इक्वल्स टू 2। आपको ये 2 इक्वेशन दे दी किसी ने, लीनियर है ये, देखो लीनियर ही तो है ये, x की पावर 1, y की पावर 1, z की पावर 1, लेकिन अननोन वैल्यू 3 है और इक्वेशन 2 है, तो आप कभी भी x, y, z की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल, कभी नहीं फाइंड कर सकते आप। अननोन वैल्यू 3 है तो इक्वेशन भी कितनी होनी चाहिए, 3। ऐसा किसने बताया था, ऐसा, हाँ वेरी गुड, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा बताती है कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स जितने हैं उतने ही नंबर ऑफ इक्वेशंस होनी चाहिए। अगर 3 वेरिएबल है तो तीसरी इक्वेशन होगी, तभी आप x, y, z की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है सर, ऐसे ही यहाँ पर हम लोग वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, बट लेट कर करके बता देंगे कि x की जगह 1 ले लो तो y ये आएगा, वो आंसर नहीं होगा, वो एज्यूम करके होते हैं। ठीक है सर, तो चलिए ये चैप्टर का नाम है, तो अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है सर, चलिए पे अब एक स्टैंडर्ड फॉर्म लेते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म के नाम से भी जाना जाता है ये। और एक चीज़ और बता दें कि सर इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, ये आप हमको क्यों पढ़ा रहे हो, इसे हम पढ़ के क्या हो जाएगा, कौन सा मतलब क्या देश में नई क्रांति आ जाएगी अगर हमने इसे पढ़ लिया, या हमने इसे नहीं पढ़ा तो क्या हो जाएगा, तो वो जान लो। बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में कि जिनको आप बोलते हैं, जैसे सपोज आप मार्केट गए, समझना बात को ध्यान से, आपके पास 20 रुपये हैं, समझना आपको ध्यान से, आपके पास 20 रुपये पेरेंट्स ने दी, भैया लो ये तुम 20 रुपये अपना लेके जाओ। जब आप दुकान पे गए और पेरेंट्स ने आपसे 2 आइटम मंगवाए, मान लो आपसे बोला चीनी लेके आ जाना और चावल लेके आ जाना, मान लो ऐसा आपसे बोला, तो चीनी के जो रेट हैं, ऐसे मैं बना रहा हूँ क्वेश्चन, चीनी के जो रेट हैं वो चावल के रेट के डबल हैं, तो बताओ 20 रुपये में कितनी चीनी लेके आओगे, कितने चावल लेके आओगे, और पैसे आपके पास एक भी नहीं बचे हैं। अब ये हमने आपको एक समस्या दे दी, प्रॉब्लम दे दी आपको, तो तभी कर पाओगे जब आपको लीनियर इक्वेशन के बारे में नॉलेज होगी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में, अदरवाइज फिर आप सोचते रह जाओगे ऐसे ही। क्लियर है? तो ये जो जनरल लाइफ की जो बातें हैं, जिनका जो यूज़ हम लोग इसी का यूज़ करके ही उनके आंसर बताते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे डेली लाइफ के एक नहीं कई सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। आपसे ये बोला जाएगा कि सपोज आपसे बोला गया कि आपने एक ओला टैक्सी मंगाई है, मान लो ऊबर टैक्सी कोई भी मंगाई, उसने कह दिया कि भैया हमारे फिक्स चार्ज 50 रुपये हैं और हर किलोमीटर का हम आपसे 40 रुपये लेंगे, मान लो, तो आप 50 किलोमीटर गए, तो आप बताओ उससे कितने रुपये दोगे, तो लीनियर इक्वेशन, अगर आप पढ़े लिखे आदमी हो तो आप लीनियर इक्वेशन से सॉल्व कर दोगे, तो वहाँ पे इनका डेली लाइफ में यूज़ होता है। तो चलो अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है देखते हैं। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू में 0 जरूर लगाना तभी इक्वेशन बनेगी। अच्छा, अब मैं आपको बताता चलूँ, x और y तो ये 2 वेरिएबल है, जो 2 वेरिएबल का प्रॉमिस किया गया कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। फिर ये ए बी सी क्या है, ये क्या है, ये वेरिएबल्स हैं? नहीं, ये वेरिएबल्स नहीं है। जो ए वी एंड जो ये सी हैं ये वेरिएबल नहीं है, ये हमारे रियल नंबर्स हैं। पहले तो ये जान लो, ये हमारे क्या है भैया, रियल नंबर्स हैं। और यहाँ पर ए की वैल्यू 0 नहीं हो सकती और बी की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। पहले इतना और जान लो कि सर क्यों नहीं हो सकती। एक बात सुनो यार, ए की वैल्यू सपोज 0 होगी, सपोज, तो ए का एक्स के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो ये पोर्शन क्या हो गया 0, फिर तो ये 1 वेरिएबल हो गया। जबकि चैप्टर का नाम क्या है, 2 वेरिएबल। तो ये ऑब्जेक्टिव में कई बार आता है कि अगर ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है तो क्या ये ट्रू है फॉल्स है। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, ए और बी कभी भी 0 नहीं हो सकते। अगर a 0 हो गया, a 0 होने का मतलब है पूरा x 0 हो गया, क्योंकि a का x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर a की वैल्यू 0 है तो 0 का मल्टीप्लाई x में 0, तो ये हट गया, इतना ही तो बचा डियर। क्या मैं समझा पा रहा हूँ ना? तो इसीलिए भैया ये चीज़। अच्छा, a है क्या, a है कोफिशिएंट ऑफ f, कोफिशिएंट ऑफ, और हमेशा नहीं है कि आपको x पहले ही मिले, आपको हो सकता है s t डी ई कुछ भी मिल सकते, वेरिएबल ही तो है ना, ये कुछ भी मिल सकते हैं आपको। बी क्या भैया,
कोफिशिएंट ऑफ सी डियर कौन, क्या चमका, याद रखना ये कि A इज अ कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अब सर ये तो बता दो कोफिशिएंट क्या होता है, खैर हम लोग पढ़ के आ चुके नहीं, फिर भी बताते। किसी का भी कोफिशिएंट पूछा जाए, सपोज कहते हैं कि x का कोफिशिएंट फाइंड करो, या सपोज ये दे दिया आपको 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 4, कह रहे हैं x का कोफिशिएंट फाइंड करो, तो x को हाइड करो, x से आगे क्या दिख रहा है 2, तो 2 इज द कोफिशिएंट, और मान लो 2 नहीं है, फिर क्या होगा x का कोफिशिएंट। अब आपने लिखा भैया कुछ नहीं है, तो x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, ऐसा मत लिखा देना, क्या लिखा, नॉट जीरो, जीरो मत लिख देना, आंसर भी जीरो मिलेंगे फिर, ठीक है, जीरो नहीं लिखना। x क्या है, कुछ नहीं, तो 1 तो हर किसी का है, जिसका कोई नहीं उसका 1, ठीक है। चलिए अच्छा जी, तो क्या छोटी छोटी बातें समझ आ रही हैं। तो ये तो लेकिन यार एक ही लीनियर इक्वेशन है ना, हमको कितनी पढ़नी है इसमें, 2, तो अब 2 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो सुनो 2 को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, देखो a1x b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। जो ये 1 है ये बता रहा है कि ये फर्स्ट इक्वेशन के हैं, और 2 बता रहा है सेकंड इक्वेशन। अगर कोई आपसे पूछे a2, तो a का काम तो वही है कि x का कोफिशिएंट, 2 का मतलब सेकंड इक्वेशन का, क्या चमका, 2 का मतलब सेकंड इक्वेशन का। तो ये हमारे पास आ गए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है सर, पक्की बात है। चलो अब आते हैं, ये बेसिक हो गया, अब आते हैं थोड़ा नंबर की तरफ बढ़ते हैं, एक्सरसाइज की तरफ, एग्जाम्पल की तरफ। ये इनको लीनियर जो बोला जाता है ना, लीनियर इसलिए बोला जाता है कि इसका जो ग्राफ बनता है वो एक स्ट्रेट लाइन बनता है, क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, उसी लाइन को लीनियर सब दे दिया गया, पक्की बात है। चलिए अच्छा, अब देखो अब आपके पास ये 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैं, फिर आपसे बोला गया इनको सॉल्व करो, इनको सॉल्व करो। तो इनको सॉल्व करने के कितने तरीके भैया, 2 तरीके पढ़ेंगे। क्लास 10th में कितने तरीके पढ़ेंगे, 2 तरीके। पहले का नाम क्या दीपेश, ग्राफिकली मेथड, ग्राफिकली मेथड या ज्योमेट्रिकली, ग्राफिकली एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करो, या ज्योमेट्रिकली, एक ही बात है। और दूसरा एल्जेब्रिकली मेथड, दोनों मेथड पढ़ेंगे हम लोग क्लास 10th में। अच्छा, एल्जेब्रिकली भी सॉल्व करने के 2 तरीके, एल्जेब्रिकली भी सॉल्व करने के 2 तरीके। पहला एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। पहले तो 3 थे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी था, बट वो सिलेबस से हटा दिया गया है, ठीक है सर। एक रिड्यूसिंग भी है, इसमें है रिड्यूसिंग भी है, बट वो एल्जेब्रिकली में नहीं आता है, उसका अलग एक कंसेप्ट है। तो 3 थे खैर, बट एक चीज़ याद रखो, मैं क्लियर करूं कि मैं आपको जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है वो नॉलेज के लिए होशियार बच्चों को जरूर पढ़ाऊंगा, बट ये बता दूंगा कि हाँ भैया ये सिलेबस में नहीं, अगर आप नंबर के लिए पढ़ना चाहते हो तो नहीं है। अब देखिए लॉस आपको क्या है, देखो आपको पता है 12th के बाद एक एग्ज़ाम होता है CUET, जो सेंट्रल लेवल में अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो तो CUET का एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, ठीक है। अब 12th क्लास में जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है वो CUET में भी आता है, जो सिलेबस डिलीट हुआ ना उससे क्वेश्चन CUET में आते हैं। तो नॉलेज के लिए तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा कि हाँ भैया ये केवल वही बच्चे देखें जो होशियार हैं, जो नंबर के लिए नहीं नॉलेज के लिए पढ़ते हैं। क्लियर है, पक्की बात है। तो ये अभी तो केवल वही पढ़ाऊंगा जो सिलेबस में है, क्योंकि बहुत से बच्चों का तो टारगेट ये होता है सर केवल पढ़ाई की बात करो, फालतू बात नहीं। हाँ होता है कि सर हमें आप ये बना दो कि हमारे नंबर ठीक आ जाएँ, हमें आइंस्टीन या इस लेवल पे हमें नहीं आना, तो मुझे उनके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है थोड़ा। फिर होशियार बच्चे जो होते हैं उनके अकॉर्डिंग हम बना देंगे। तो ये आपका है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे जो एक्सरसाइज 3.1 के एग्जाम्पल हैं। इस वीडियो में हम लोग केवल एग्जाम्पल कवर करेंगे बस, ठीक है। तो आज पढ़ने जा रहे हैं ग्राफिकली और ज्योमेट्रिकली मेथड, कैसे 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है सर। तो इसे हटाओ और बनाते हैं बढ़िया से। चलिए जी, अब देखो ये हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशंस हैं।
कह रहे हैं कि भैया एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करो यूजिंग ग्राफिकली या यूजिंग ज्योमेट्रिकली। ठीक है, तो आपके पास ग्राफ पेपर होगा, हमारे पास तो यही है, आपके पास अपना होगा। तो ये दो इक्वेशन हमको दे दी गई हैं। अच्छा, कह रहे हैं सॉल्व करो, तो सॉल्व करने से पहले 2-3 बातें आपको जाननी चाहिए। क्या जाननी चाहिए? या फिर कहेंगे भैया कि चेक करो ये दोनों इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, कुछ भी पूछ सकते हैं आपको। तो पहले उसका बेसिक बता देते हैं। कहते हैं सॉल्व करो, मतलब क्या हुआ, एक्स और वाई की ऐसी वैल्यूज बताओ कि यहां पुट करो तो 6 आ जाए और यहां पुट करो तो वही वैल्यू, ये नहीं यहां कुछ और पुट कर रहे, यहां कुछ और पुट करना, वही एक्स और वाई की जो वैल्यू है यहां पुट करो तो 6 आ जाए, यहां पुट करो तो 12। ये होता है सॉल्व करने में। तो वहां से तुरंत उठ जाओ, तुरंत यहां पे आ जाओ इस तरह। ठीक, अच्छा कह रहे हैं सॉल्व करो। अगर फिर वो ये कहते हैं कि चेक करो ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, तो कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट चेक करने का ग्राफिकली मेथड समझ लो क्या है। अगर सुनो, इसका अगर आप ग्राफ बनाओगे तो स्ट्रेट लाइन आएगी, इसका ग्राफ बनाओगे तो भी स्ट्रेट लाइन आएगी। अगर वो दो लाइन आपस में एक पॉइंट पर भी मिल जाएं, 1 पर मिल जाए, 2 पर मिल जाए, 10 पर मिल जाए, 100 पर मिल जाए, एक बार भी अगर वो मिल जाती हैं, मीट करती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अगर वो एक पॉइंट पर मिल जाए या वो 20 पर मिले, उससे एक बार भी अगर मिलती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अगर इन दोनों के ग्राफ आपस में पैरेलल हैं, मतलब कभी नहीं मिलेंगे, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, बस यही आपसे पूछा जाएगा कि आप भैया ग्राफिकली बताइए, या तो बोला जाएगा सॉल्व करो एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करो, या बोलो कि चेक करो ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, अच्छा कंसिस्टेंट में 2 चीज़ें आती है, या तो वो एक पॉइंट पे कट करेंगी या फिर इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब क्या हो, इनफाइनाइट मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन। ऐसे आप घर पे आके चेक कर ले, 2 लाइन या तो एक पॉइंट पे कट करेंगी या इनफाइनाइट पे कट करेंगे, कभी 2 पॉइंट पे 2 लाइनें कट कर ही नहीं सकते। आप घर पे आके चेक कर लेना, जैसे एक लाइन ये है, या तो एक बार कट करेगी या एक के ऊपर एक, या जिंदगी भर कट ही करती रहेगी। बस 2, 3, 4 पॉइंट पे कभी भी कट नहीं कर सकते। क्लियर है सर? तो अगर वो लाइन एक के ऊपर एक उनका ग्राफ आ रहा है, जैसे इसका, इस इक्वेशन की लाइन ये रही और इसकी भी इसके ऊपर है, ठीक है, तो इसको भी बोलते तो कंसिस्टेंट ही है, लेकिन एक और नाम दे दिया गया इसका, इसको बोल दिया गया डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। डिपेंड, क्योंकि ये डिपेंड है उसके ऊपर, एक और नाम दे दिया गया इसीलिए डिपेंडेंट पेयर ऑफ। ठीक है सर, तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हम लोग इसका क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। फिर एक टेबल भी आती है जो आगे बताते हैं, क्या कि बिना ग्राफ बनाए, ग्राफ मत बनाओ, विदाउट मेकिंग द ग्राफ यू हैव टू चेक द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो वो इसके बाद बताऊंगा, एक एक करके पढ़ेंगे तसल्ली से। ठीक है, पहले कह रहे हैं ग्राफ बना के बताओ, फिर कहेंगे बिना ग्राफ के बताओ, तो दोनों करेंगे। पहले हम लोग ग्राफ बना के कर रहे हैं। ठीक है सर, तो ग्राफ बनाना हमने 9th क्लास में सीखा हुआ है, तो जल्दी से ग्राफ बना लेते हैं इसका। तो ग्राफ के लिए टेबल बनानी पड़ती है। पहले इस इक्वेशन को लो, x और y, x की जगह 0 पुट कर दो, x की जगह आपने 0 पुट किया तो 0 + 3y = 6, 0 तो कुछ होता ही नहीं है, 3y को, तो y की वैल्यू कितनी आ गई भैया, तो y की वैल्यू 2 आ गई। एक बार रख दो y की जगह 0, तो y की जगह 0, तो x कितना आ गया 6, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए बेटा 0,2 और 6, यहाँ पे आ जाओ। हाँ जी, 10 रख दिया, चेक कर रहा था, आप जग रहे सो रहे हो। एक बार रखो x की जगह 0, यहाँ जब x की जगह 0 पुट किया तो ये पूरा पोर्शन क्या होगा 0, तो -3y = 12, तो y बराबर y की वैल्यू -4। एक बार रखो y की जगह 0, तो ये पूरा 0 हो गया, 2 तो 6 हो गया, तो 0, -4 और 6,0। अच्छा ऐसा नहीं है, हाँ ये तो यार मैथ्स में ना मैं एक चीज़ पे बड़ा जोर देता हूँ, क्या कि मैंने बोला है कि एक बार रखो x की जगह 0, एक बार रखो y की, तो ये कोई नियम नहीं हो गया है कि आप भी हर बार 0 ही रखोगे। आप 2 रख लो,
आप 9 रख लो, आप 2.1 रख लो, आप खुद बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये मतलब मैंने देखा बच्चे लोग क्या टीचर को ही कॉपी करेंगे, यार सर ने 0 रखा था इसके वजह कुछ लॉजिक होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने तो इसलिए रख लिया कि भैया 0 रखने थे, सिंपल सा आंसर आ रहा था ना, आप 3 रख लेना, 4 रख लेना। चलो अब आ जाओ इस पर, पहली लाइन 0,2, एक्स पे जाओ 0, वाई पे जाओ 2, ये रहा भैया। एक्स पे जाओ 6, वाई पे जाओ 0, यही तो हुआ ना। अब इसको क्या करें, मिला देते हैं। क्या करते हैं डियर, इसको मिला देते हैं। आ जाओ थोड़ा सा कोशिश करते हैं सीधी लाइन खींचने की। पकड़ लेना प्रतीक बेटे। तो ये जो हमारा एक लाइन आई है, ये किसका आया, x + 3y = 6 का ग्राफ हो गया, यस और नो। ठीक है, अब देखो दूसरे वाले का, x पे जाओ 0 और y पे जाओ -4, ये रहा। x पे जाओ 6, y पे जाओ 0, तो ये रहा। इससे इसको मिलाओ, चलो इतना हो जाएगा। तो ये जो ग्राफ बना है हमारे पास, ये हमारे इक्वेशन का नाम क्या है, 2x - 3y = 12। क्या चमका, क्या वापिस करो भाई। चलिए अब देखो ये जो ग्राफ बना है, दोनों लाइन ने आपस में इंटरसेक्ट किया है, मिले तो है ना ये लोग, कट तो किया है ना। मान लो सपोज इस पॉइंट का नाम मैं ए देता हूँ, क्या देता हूँ ए, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होगा 6,0। ये लोगों ने दो लाइन हैं, एक लाइन इस वाले की इक्वेशन की, एक लाइन इसकी, और जब इनको मैंने मिलाया तो ये मिल गया आके। इसका मतलब ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये क्या है, कंसिस्टेंट है। ये क्या है डियर, कंसिस्टेंट है ये, ठीक। अच्छा, हमसे पूछा गया था कि भैया ग्राफिकली चेक करो कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। दूसरा कह रहे हैं कि इनको सॉल्व करो, मतलब x और y की वैल्यू फाइंड करो। तो x और y की वैल्यू क्या आ गई, 6,0। तो जो पहले लिखा होता है वो x होता है, और जो बाद में लिखा होता है वो क्या होता है। तो ये इनके आंसर हो गए। चेक कर लो आंसर ठीक है यानी। यहाँ पे रखो x की जगह 6 और y की जगह 0, तो यू विल गेट 6। यहाँ रखो x की जगह 6 और y की जगह 0, यू विल गेट 12। तो इनके क्या हो गए, सॉल्यूशन भी हो गए। हमने दो बातें सीखी इसमें, क्या, x और y की वैल्यू फाइंड की, और हमने ये चेक किया कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट यूजिंग ग्राफिकली। अब हम लोग चेक करेंगे कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है यूजिंग एल्जेब्रिकली। तो इसमें कोई डाउट हो तो आप बताइए। प्रखर द्विवेदी, कोई डाउट हो बताओ, ठीक है। चलिए अच्छा भैया, अब वही इक्वेशन है, कह रहे हैं कि चेक करो ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, ठीक है, चेक करो, लेकिन यूजिंग एल्जेब्रिकली, बिना ग्राफ बनाए। ग्राफ नहीं बनाना इस बार आपको, बिना ग्राफ बनाए आपको बताना चेक करो। तो सुनो अब कैसे चेक करते हैं। तो इसकी छोटी सी बड़ी प्यारी सी टेबल होती है, छोटी सी है ये, और क्या है, एक ये आप लोग समझ भी लेना, समझा भी दूंगा और याद भी कर लेना, ठीक। देखो क्या कहते हैं, ये हमारे पास दो इक्वेशन है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं डियर कि A1 बताओ क्या है, B1 बताओ क्या है, और C1 बताओ क्या है, ऐसे ही A2 बताओ क्या है, B2 बताओ क्या है, और C2। अच्छा एक चीज़ और सुन लो, कन्फ्यूजन होगी, पता है क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है वो ये कहती है कि RHS को 0 बनाओ, ऐसा वो कहते हैं NCERT पर। नहीं वो बनाओगे आंसर तो भी आ जाएगा। अगर मैं इस 6 को इधर लेके आऊँगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो क्या ऐसे लिख सकते हैं, और ये 12 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं डियर, ठीक है। चलिए A1 क्या होता है, 1 का मतलब फर्स्ट इक्वेशन, A का मतलब कोफिशिएंट ऑफ x। तो x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ 1, B1 3, C1 A2 B2। अब देखो मैंने क्या बोला, जो स्टैंडर्ड फॉर्म
अगर ये C1 हम इधर लेके नहीं आते तो आप प्लस का 6 बोल देते ना, तो वो थोड़ी दिक्कत आ जाती है, बट वो आगे जाके माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, डोंट वरी। बट आप ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अब क्या कहती है टेबल, ये कहती है भैया कि आप A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 चेक करो। मतलब A1 और A2 को, मतलब 1 का डिवाइड 2 में करो और B1 अपॉन B2 इनका डिवाइड करो आपस में, ठीक है। अगर इनका डिवाइड बराबर नहीं आता है, अगर इनका डिवाइड बराबर नहीं आता है, तो हम कह देंगे कि ये जो हमारी हैं वो क्या है, कंसिस्टेंट। क्या है हमारी ये, ठीक है। और इसका जो ग्राफ बनेगा वो आपस में इंटरसेक्ट करेगा, आपस में वो क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। और इनका जो सॉल्यूशन आएगा वो वन सॉल्यूशन होगा या यूनिक सॉल्यूशन होगा, वन सॉल्यूशन होगा या थोड़ा सा कम समझ आएगा। अभी एक एग्जांपल दूंगा फिर सारा क्लियर हो जाएगा, इसलिए समझते हैं, चलो टेंशन ना लो, फिर से समझते हैं। A1 अपॉन A2 निकाला भाटी, B1 अपॉन B2 निकाला, उनका डिवाइड कर दिया। हो सकता है डिवाइड बराबर नहीं आए ना, तो जब बराबर नहीं आएगा तो हम कह देंगे कि इनका जो नेचर है वो कंसिस्टेंट है, ग्राफ जो बनेगा वो इनका इंटरसेक्ट करेगा और इनके जो आंसर्स आएंगे वो यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक का मतलब कहते हैं उसके जैसा दूसरा कोई नहीं, अद्वितीय है, उसके जैसा दूसरा कोई नहीं। मतलब अगर x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4 आ गई तो इसके अलावा और कोई आंसर नहीं हो सकता, ठीक है सर। चलिए आगे आ जाओ। अब ये कहते हैं कि अगर A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 और डज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, हो सकता है इन दोनों का डिवाइड बराबर आ जाए लेकिन C1 अपॉन C2 का डिवाइड बराबर नहीं आए, तो ऐसे में हम क्या बोलेंगे कि इसका जो नेचर होगा वो इनकंसिस्टेंट होगा। इनकंसिस्टेंट मतलब ये अगर इनका ग्राफ बनाएंगे तो ये कभी नहीं मिलेंगे, तो पैरेलल, कौन सा लल, पैरेलल। और नो सॉल्यूशन, नो मतलब x और y का कोई भी आंसर नहीं आएगा, आप निकालते रह जाना। चलिए अब तीसरी कंडीशन होगी, हो सकता है तीनों बराबर आ जाए, A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2। अगर ऐसा होता है, अगर ये बराबर आते हैं तो इसको भी हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट ही बोलते हैं। और इसका जो ग्राफ बनेगा वो कोइंसिडेंट होगा। कोइंसिडेंट का मीनिंग समझ लो कि एक के ऊपर एक, ठीक है, एक ओवरलैपिंग भी बोलते हैं कोइंसिडेंट। और इसके जो सॉल्यूशन होगा मैनी इनफाइनाइटली सॉल्यूशन, ठीक है। मतलब x और y की इनफाइनाइट ऐसी वैल्यूज होंगी जब वहां पुट करेंगे तो हमारे आंसर आ जाएंगे। क्या चमका, क्लियर है सर। तो ये अब इसको चेक करेंगे। अब ये इक्वेशन थी कायदे हमारे पास, हमको चेक करना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तो सबसे पहले A1 अपॉन A2 आप चेक करो, A1 अपॉन A2, तो ये कितना 1 और 2 कितना है, 2 कितना, A2 कितना 2, तो आंसर कितना है 1/2। अब B1 अपॉन B2, B1 कितना डियर 3 और B2 कितना -3, कैंसिल किया, माइनस बनाया। क्या दोनों बराबर आ रहे हैं, नहीं आ रहे ना, तो A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2। तो नेचर क्या है इनका, कंसिस्टेंट है, मतलब इनका जो ग्राफ बनेगा वो आपस में मिलेगा। और आंसर क्या आएंगे, यूनिक सॉल्यूशन। जैसे अभी मैंने निकाला था कि x का आंसर 6 आया था और y का 0 आया था, मतलब ये आंसर कहते हैं, समझो वंस x की जगह 6 रखो, y की जगह 0 रखो तो आपको ये मिलेगा, x की जगह 6 रखो, y की जगह 0 रखो तो आपको RHS के बराबर मिलेगा। इनके अलावा 6 और 0 के अलावा ऐसी और कोई भी वैल्यू नहीं है x और y की, जो यहाँ पुट करोगे तो आंसर इनके RHS के बराबर आ जाए। ये यूनिक हो गए, ये जो आंसर है ना ये इन दोनों इक्वेशन के लिए यूनिक होगा यहाँ पे, इसके अलावा कोई दूसरा आंसर नहीं हो सकता। क्या चमका, पक्की बात है, हाँ बेटे। इसी इक्वेशन से फाइंड नहीं कर सकते x y, इसी इक्वेशन से ही तो फाइंड किया हमने, ये मतलब ये जो आपने लिखा था फॉर्मूला, इससे इक्वेशन वो फाइंड नहीं होंगे x y। ये तो केवल चेक करने का तरीका है, सॉल्व करने का भी पढ़ेंगे आगे, एलिमिनेशन, सब्जी, ये सब पढ़ेंगे हम लोग। बट आप ये बताइए क्या कोई दिक्कत है, पक्की बात है। अब देखो बोर्ड में ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, बीच बीच याद आता जा रहा है तो आपको बताते जा रहे हैं। एक इक्वेशन आपको दे दी गई दीपेश के पास, ये देखो 3x + 4y - 12 = 0, ये एक इक्वेशन दे दी गई, ठीक है। अब समझना, अब कह रहे हैं कि दूसरी लीनियर इक्वेशन खुद से बनाओ, दूसरी खुद से बनाओ
और वो कैसी हो, इनकंसिस्टेंट हो। समझो बात को ध्यान से, कह रहे हैं कि दूसरी लीनियर इक्वेशन आपको खुद से लेनी है, और वो कैसी हो, दूसरी इक्वेशन अब ऐसी लो कि ये दोनों हों वो इनकंसिस्टेंट हो जाएं। ठीक है, अब समझना इनकंसिस्टेंट के लिए कंडीशन क्या है, A1/A2 B1/B2 का रेशियो बराबर होना चाहिए और C1/C2 का डिफरेंट होना चाहिए। अब एक बात सुनो, ये 3 है, मैं तो बोलता हूँ यही चेप दो, तो देखो 3/4, 3/3 का डिवाइड का आंसर कितना आया, 4/4 का आंसर 1 आया, दोनों बराबर। और C1/C2 डिफरेंट है, यहाँ -12 है, आप ले लो 99, कल ऐसी काट दो, खत्म। अब देखो ये हमने खुद से बनाई इक्वेशन। चलो A1 कितना है भैया, A1 क्या होता है, x का कोफिशिएंट, A2 क्या होता है, दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट, आंसर क्या है 3/3, मतलब कितना आया 1 आ गया, बहुत खुशी की बात। B1/B2 कितना आया 4/4, कितना आया 1, दोनों बराबर हैं। A1/B2, B2 कह रहा हूँ, A1/A2 इक्वल टू B1/B2, B2, ठीक है। अच्छा C1/C2, एक तो इतने 2 हैं, ये हो गया। तो क्या ये 2 बराबर है, तीसरा उसके बराबर है, नहीं है ना, तो ये जो इक्वेशन होंगी दोनों क्या हो गई, ये इनकंसिस्टेंट। क्या चमका, मैंने क्या चीज चेक करी कि भाई साहब हमको इनका रेशियो बराबर दिखाना था ना। अच्छा आप कहोगे सर एक और बताओ, चलो ये तो सर आपने हमें थोड़ी सी ट्रिक सिखा दी, एक और बताओ, एक और देख लो, एक और देख लो। चलो मैं यहाँ से करता हूँ, ये 3x है, ये 4y है, इनमें क्या करो 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा, इसमें भी 2 से कर दो 8, इसे ऐसे ही लिख दो। अब इनका रेशियो कर लो, देखो 3 और 6 का रेशियो करो 1/2, ठीक, और 4 और 8 का रेशियो करो 1/2, बराबर है। और -12 और -12 का कितना है 1, ये 2 बराबर है, क्या ये बराबर है, कैसे कर लो, अपनी श्रद्धा है, अपनी है, ठीक है, कोई दिक्कत होता हो। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि एक दे दी जाएगी इक्वेशन, कहेंगे दूसरी बनाओ खुद से, अब वो इनकंसिस्टेंट हो या कंसिस्टेंट, समझ गए ना आप लोग, दूसरी खुद से बना सकते हैं ना हम लोग। क्या चमका, तो ये 1.1 का बेसिक है। अब 2-3 एग्जाम्पल हैं, उसको देख लेते हैं। देखो एक चीज़ और, हाँ सॉरी 3.1, एक चीज़ और जान लो यार, पता है क्या, 3rd चैप्टर और 4th चैप्टर, ये 2 चैप्टर कैसे हैं, ये पूरी 8th क्लास की याद दिलाएंगे तुमको, पूरी 8th क्लास की, मतलब वही लॉजिक जो तुम लोगों ने पढ़े नहीं, अब तुम्हें दोबारा पढ़ने पड़े। क्या थ्योरी, अभी तो क्या था कि इक्वेशन गिवन थी तो ये सिंपल हो गया, अब क्या होगा, पूरी लैंग्वेज होगी, आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी उससे, फिर उसके बाद आपको चेक करना पड़ेगा। क्या चमका, तो अब जो ना थ्योरी से हम लोग जो इक्वेशन बनाते हैं उनमें बड़ी समस्या आती है, तो उसको देखते हैं अभी। पहले यहाँ तो देखो टाइम तो है भी अपने पास। चलो देखो एग्जाम्पल 1 तो मैंने समझा दिया, यही था एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 2 कह रहे हैं वही है कि भैया ग्राफिकली बताओ, इसका सॉल्यूशन बताओ, तो करूँगा तो पूरा सॉल्व, बट एक चीज़ है जो बच्चों को हार्ड लग सकती है। एग्जाम्पल 2 की बात करूँ अगर मैं, तो वो क्या कह रहे हैं कि 5x - 8y + 1 = 0, दूसरी है 3x - 24/5y + 3/5y। इतने बच्चे कहेंगे अरे ये देखो है सर ने ये कितना हार्ड क्वेश्चन ले लिया है, कुछ नहीं करना, इतने एलसीएम ले लो बस के बाद। एलसीएम कितना आएगा 5, 5 3 जा 15x, -5 से 5 कैंसिल हो गया, 24y + 3 = 5 किस में चला गया 0 के पास, तो कितना बचा 15x - 24y और +3 = 3 से डिवाइड भी करना चाहो कर सकते हो, ये इक्वेशन है। और एक इक्वेशन हमारे पास क्या है 5x - 8y + 1 = 0। अब इसे क्यों सॉल्व करना पड़ेगा, देखो क्या कह रहे हैं, ग्राफिकली फाइंड द वेदर फॉलोइंग हैज़ नो सॉल्यूशन। कह रहे हैं सर कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, या यूनिक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, ग्राफिकली बताओ क्या है। तो कोई टेंशन ना लो बिल्कुल भी, इसका हमें क्या बनाना पड़ेगा, ग्राफ। ग्राफिकली बोला है तो ग्राफ आप बनाएंगे, बट उससे पहले मैं एक चीज़ आपको समझा दूँ। देखो ऊपर वाली इक्वेशन में से कुछ कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, देखो इतने तो पढ़े लिखे आदमी 3 कॉमन ले, क्या बचा अंदर 5x - 8y + 1 = 0, और ये 3 किस में चला गया 0 के पास चला गया ना 0 में, तो ऊपर वाली इक्वेशन और नीचे वाली इक्वेशन सेम हो गई, यस और नो, सेम होगी ना। तो इसका जब आप ग्राफ बनाओगे, मैंने कहा सपोज इस वाली इक्वेशन का ग्राफ ये आया, इस वाली का भी तो यही आएगा क्योंकि इक्वेशन तो सेम है, तो एक के ऊपर एक मतलब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अरे सुन लो क्या फिर कर, पहले निकाल दो मुंगा ये क्या है,
तो ये देखो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो गया, लेकिन अब समस्या क्या है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि कई सारे आंसर होंगे। तो कहेंगे एक आध तो बता दो यार, कई सारे एक आध तो हमें बता दो, यस और नो, बताओ ना यार। तो एक आध कैसे बताएंगे, तो कैसे बताते हैं एक आध, कुछ भी करो, लेट x की जगह सपोज 0 रख दो, क्या रख दो, तो यहाँ पे रखो 0, x की जगह ये पूरा 0 हो गया, तो y कितना आया 1/8। तो एक आंसर क्या आएगा 0,1/8, एक तो ये आंसर हो गया। एक बार रख दो x की जगह 2 तो और कुछ आए थे, कई सारे आंसर आएंगे, ठीक है। चलो अब कह रहे हैं तीसरा, चंपा। चंपा क्या भी है तीसरा, दो नहीं ऐसे ऐसे नहीं, चंपा बुरा मान जाएगी। देखो क्या कह रहे, चंपा, क्या चंपा, चंपा वेंट टू अ सेल, चंपा भैया गई सेल में कुछ खरीदने, टू परचेज सम पैंट एंड स्कर्ट्स, ओके। व्हेन हर फ्रेंड आस्क हर हाउ मैनी ऑफ ईच शी हैड बॉट, उसके दोस्त, चंपा के दोस्त ने चंपा से पूछा कितने खरीद लाए, कैसे क्या ले आए, तो चंपा बता दी, चंपा पढ़ी लिखी है तो चंपा बता रही, भाई तो मैं क्या, चंपा कह रही है द नंबर ऑफ स्कर्ट इज टू लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट परचेज। चंपा बोल रही है मैं दोस्त से, दोस्त ने पूछा और चंपा कैसे क्या ले आई, कह रहा सुनो इतने ले आए हम, तो वही बोल रही है। फिर कह रही है सुनो सुनो, द नंबर ऑफ स्कर्ट इज 4 लेस देन द 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट परचेज। दोस्त भाग गया, कह रहा है सिंपल सा बता दो कितने लाए हो, तो कह रहे हैं हेल्प हर फ्रेंड टू फाइंड द हाउ मेनी पैंट एंड स्कर्ट चंपा बॉट। अब यहाँ पर क्या दिक्कत आ गई, अभी तक क्या थे दोनों एग्जाम्पल में इक्वेशंस गिवन थी, यहाँ चंपा इक्वेशन नहीं बता रही तुम्हें, चंपा बता रही हम क्या क्या लेके आए, तो आपको खुद इक्वेशन बनानी है। तो क्वेश्चन में कह रहे बताओ चंपा ने कितने पैंट खरीदे और चंपा ने कितने स्कर्ट्स लिए, तो लेट चंपा बॉट, ठीक है, पैंट, पैंट देखते हैं चंपा ने कितने लिए, तो हमको अभी तक तो हमको नहीं पता ना, तो हमने कहा मान लो x पैंट लिए चंपा ने, स्कर्ट्स कितनी ली उसने, भाई स्कर्ट्स कितनी ले ली चंपा ने, पक्की बात है। चलो जी अब आगे पढ़ते हैं, अब इक्वेशन बनाओ। तो क्या है इक्वेशन, कह रहे हैं कि द नंबर ऑफ स्कर्ट्स, द नंबर ऑफ स्कर्ट्स कितने y इज माने बराबर 2 लेस, मतलब 2 कम है, ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट, नंबर ऑफ पैंट क्या ट्वाइस करके 2 कम हैं, बन गई पहली इक्वेशन। कह रहे हैं कि जो नंबर ऑफ स्कर्ट्स है ना वो क्या है 2 कम है, ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स, ट्वाइस का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ट्वाइस का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, क्लास 8th की याद दिलाएगा देखो सारा, तो 2x - 2, ठीक है। चलिए पहली इक्वेशन बन गई। अब अच्छा हाँ एक चीज़ और तुम भी समझ लो, पता है क्या, सबसे पहले इसमें बोला गया था द नंबर ऑफ स्कर्ट्स 2 लेस देन, तो 2 लेस देन को बच्चा ऐसे करते हैं 2 माइनस, जबकि मैंने -2 बाद में किया है क्योंकि मल्टीप्लाई पहले आता है, तो इतना क्या 2 टाइम्स, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई पहले लिखा, ठीक है सर। आगे आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं द नंबर ऑफ स्कर्ट्स y इज 4 लेस देन द 4 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ पैंट्स, तो 4y - 4 बन गई 2 इक्वेशन। अब कह रहे हैं ग्राफिकली बताना, कैसे बताना, ग्राफिकली होगा, तो अब कुछ नहीं करना भाई साहब इसका, अच्छा सॉरी, तो क्या करना है आपको, ग्राफ बनाना है, सही बात है। जहाँ ये कट करेंगे तो जहाँ कट करेंगे उसी के कोऑर्डिनेट्स के क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। तो ये उम्मीद मत करो मैं इसको पूरा करूँगा, कंसेप्ट समझो, कोई डाउट है तो बताओ भाई साहब, पक्की बात है ना, तो एक्सप्रेशन अच्छे दो ना,